हेलो हेलो हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है दोस्तों? जल्दी बताएंगे। हेलो 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 हेलो। हाय एवरीवन, हाय एवरीवन। आई एम ऑडिबल? यस, एम आई ऑडिबल? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? हाय 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 हाय। यस 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 यस। अरे वाह यार, सब आ गए हैं। टाइम पे आ गए हैं सब। क्या बात है यार, सब टाइम पे आ गए हैं। वाह यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसी वजह से मैंने 4 बजे की क्लास स्केड्यूल करके और 4:30 स्टार्ट करी, क्योंकि मुझे पता है तुम मेरे ही स्टूडेंट हो, आधे घंटे लेट ही आओगे। मुझे पता था, मुझे पहले से ये चीज पता थी। इस वजह से यस। है ना भैया? आज क्लास इतनी जल्दी क्यों हो रही है? क्योंकि क्योंकि दिस इज दी लास्ट क्लास ऑफ द ईयर दोस्तों। यानी आज हमारी आखिरी क्लास है इस पूरे साल की। ठीक है, अब अपन अगले साल मिलेंगे। अगला साल मतलब कल ही मिल जाएंगे अपन। बट कल एक नया साल होगा, एक नई शुरुआत होगी। बट आज ये लास्ट डे है इस ईयर का। ठीक है, तो कल अब मैं तुम लोगों से अगले साल मिलूंगा। है ना? स्कूल में ना जोक चला करता था, एक जोक बड़ा फेमस था स्कूल में, कि अब तो मुलाकात अगले साल ही होगी। है ना? तुम्हारे स्कूल में भी होता है क्या ऐसा? है ना? अब तो एक बच्चा चैट में मिस यू भी लिख रहा है। अरे मूर्ख, कल ही मिलूंगा। ठीक है, अगला साल कल ही तो है भाई। अगला साल कल ही तो है यार। ठीक है। हाँ, अच्छा, बट आज क्लास जल्दी क्यों हो रही है? क्योंकि यार बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी एक्चुअली कि भैया एक बात बताओ, 31st की रात को, 31st की रात को भैया अगर हमें पार्टी करनी हो और आपकी क्लास होती है रात को, तो भैया हम कैसे पार्टी करेंगे? और फिर तुम मुझे कल इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे थे मेल के थ्रू कि भैया एक्चुअली ना वो दिगराज सर ने भी छुट्टी कर दी है क्लास की, तो आप भैया जल्दी क्लास ले सकते हो क्या? तो मैंने कहा चलो यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लास जल्दी ले लेंगे। एंड ताकि तुम शाम को फ्री रहो, तो अगर कहीं पार्टी वार्टी करने तुम्हें जाना है रात को, पेपर आ गए हैं, पार्टी करनी है, इसको पढ़ ले चुपचाप। बट अगर जाना है, अगर जाना है, तो जा सको। ठीक है, सोचना पड़ता है देखो सब। भैया आपको खुद को जा, अरे ओए। सच्चाई मत बताओ ऐसे सबको। ठीक है, ऐसे सबको सच्चाई मत बताओ। ठीक है। हाँ, मेरे को कहीं नहीं जाना भैया, मैं तो घर पे ही हूँ। मैं तो आज भी घर पे हूँ, कल भी घर पे हूँ, परसों भी घर पे हूँ, घर ही घर पे हूँ। और घर पे मतलब काम पे। है ना? अपन को तो डेली क्लास लेनी है, तुमको पढ़ाना है, और क्या काम है अपने पास? लाइफ में यही तो काम है। लाइफ में यही तो काम है अपने पास, है ना? राइट। भैया पार्टी किसके साथ करेंगे न्यू ईयर पे? पार्टी करने के लिए कोई हो भी तो। हाय 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 हाय, कितने तनहा हो तुम यार। तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या? हाँ, इंट्रोवर्ट हो क्या तुम? क्या हुआ है तुम्हारे साथ भाई? कोई बात नहीं, अकेले में पार्टी कर लेना बेटा, गाना चला देना, लाइटें डिम कर देना, फ्लैश लाइट ऑन एंड ऑफ कर देना। माहौल बना दो पार्टी का, और खुद से कर लो पार्टी अकेले में, कोई दिक्कत नहीं है। पेरेंट्स के साथ पार्टी कर लो। पापा के साथ पार्टी करने जाओगे ना अगर, तो पापा फिर वो बेल्ट से पार्टी करेंगे तुम्हारी। बोलेंगे फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, इसको आज न्यू ईयर पे पार्टी करनी है। अच्छा बेटा, अच्छा। हाँ? चलो बहुत बढ़िया, फैमिली के साथ जा रहे हो आज? अरे बहुत सही यार, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप कहीं तो जाओ। चलो बहुत बढ़िया। तो आज दोस्तों, भाइयों बहनों मित्रों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से अगर इसका वेटेज बताऊं, तो लगभग 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 अगर पिछले साल में कंपेयर करूं, तो 6 से 8 नंबर के सवाल यहां से आप
कर सकते हो, यानी 6 to 8 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम के अंदर अगर आपने इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ लिया तो। बड़ा चैप्टर है, एक लेक्चर में नहीं होगा, आज भी पढ़ाएंगे और जो कल की क्लास होगी उसमें भी पढ़ेंगे, है ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है भैया, मैं तो गोवा में हूं, पार्टी कर। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है, गोवा में फुल मजे, वाह वाह। ठीक है, हम बात कर रहे थे किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। तो देखना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ी से टफ क्वेश्चन यहां से बनते हैं बच्चों से, तुमसे नहीं हो पाते ना। सही बताओ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन तुमसे सॉल्व नहीं हुए? ऑनेस्टली बताना मुझे, फटाफट से ऑनेस्टली बताओ, यस और नो। नहीं हुए ना, नहीं हुए ना, देखो सब लिख रहे हैं भैया, हाँ हाँ हाँ, देख लो ये चैप्टर ना मुश्किल नहीं है, लगता है मुश्किल, यानी ये तुम्हें लगेगा खतरनाक बट है आसान। कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस है जिनकी मदद से आपको चैप्टर आसान लगेगा। पी के हिट्स देख लेते हैं। ओम्स लॉ का जो ग्राफ है, देखो ओम्स लॉ के ग्राफ से एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आना तय है, न्यूमेरिकल से 3 मार्कर में एक सवाल, एक क्वेश्चन आना 101% तय है। पावर एंड हीटिंग वाले क्वेश्चन से एक 3 मार्कर या तो 2 मार्कर आना तय है। ठीक है, तो मैंने आपको यह भी बता दिया कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये पी के हिट्स हैं, बट पढ़ेंगे तो हम सब कुछ। ठीक है, पढ़ेंगे तो हम सब कुछ। भैया आज क्या ठंड हो रखी है, मैं तुम्हें क्या बताऊं भाई, ऐसी ठंड हुई है भैया, ऐसी ठंड हुई है, ऐसी ठंड हुई है। ओहो ओहो, आज तो बहुत ही खतरनाक वाली ठंड है, राइट, बहुत ही खतरनाक भाई, बहुत ज्यादा ही ठंड है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें, इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है चार्ज से। देखो डेफिनेशंस वगैरह ज्यादा पूछी नहीं जाती, तो उतनी ही कराऊंगा जितनी तुम्हारे काम की है, फालतू की चीजें अपन नहीं पढ़ेंगे, राइट। सबको दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज? तो चैप्टर स्टार्ट होता है चार्ज से। तो जो चार्ज होता है वो क्या होता है, वो एक प्रकार का पार्टिकल होता है एटम में। क्या होता है, एटम का एक पार्टिकल होता है। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, 9th क्लास में पढ़ा था, एटम होता है, एटम के अंदर पार्टिकल होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यानी चार्ज क्या है, चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम ही तो है। ठीक है, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आपको ये पता होगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस रिपेल करते हैं। बहुत बेसिक चीज है। अच्छा, चार्ज की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की, वो होती है कूलाम्ब। क्या होती है, कूलाम्ब। ये बहुत बेसिक चीजें चल रही हैं अभी एकदम। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया है ना। वैसे अगर मैं तुम्हें बताऊं चार्ज क्या है, तो चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज बोल सकते हैं। ठीक है, अब चार्ज की ना बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, चार्ज की बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, वो मैं बताऊंगा। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी तो क्या है, ये वाली, कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, सेम चार्जेस रिपेल। उसके अलावा क्या होते हैं, चार्ज दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बताता हूं जिसको हम बोलते हैं एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या होती है, अगर एक बॉडी पे, मान लो एक बॉडी है, इस पे +4 कूलाम भी है, +3 कूलाम भी है और -2 कूलाम भी है, तो इस बॉडी पे ओवरऑल चार्ज कितना होगा बताओ? कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड कर दोगे, 4 + 3 7, 7 - 2 5। तो यानी इस बॉडी के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है वो 5 कूलम है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एडिटिविटी। यानी अगर हमें ओवरऑल चार्ज कैलकुलेट करना है ना, तो हमें कुछ नहीं करना भैया, हमको बस ऐड करना है। हमको क्या करना है, ऐड करना है, एडिटिविटी होती है। ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है ना, ये कोई पूछता भी नहीं है, ये तो कोई नहीं पूछ रहा है आजकल। पूछा क्या जाता है, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है तुम में से किस किस को आज तक समझ नहीं आया, सही से बताओ, सही से बताना। भैया बाल बड़े हो गए हैं, बाल बड़े हो गए हैं क्या, सही बताओ, हैं बड़े हो गए क्या बाल, बड़े हो गए क्या? हाँ यार बड़े तो हो गए हैं, सही कह रहे हो, कटवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कटवाने से याद आए, छोड़ो हाँ, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज नहीं आया था आज तक समझ में, आया था, कह रहे आया था, कुछ कह रहे नहीं आया था। चलो हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। हैं चिंटू लाल यानी तुम गए मिठाई की दुकान पे, ऐसे ऐसे मम्मी ने बोला था कि मिठाई लेके आना, है ना, तो तुम मिठाई की दुकान पे गए और तुम जाके तुमने बोला, मिठाई वाले वो जो अंकल होते हैं, है ना,
जो कि हलवाई होते हैं, उनसे तुमने बोला, क्या बोलते हो तुम उससे, भैया ये आधा किलो ये बर्फी दे दो, 1 किलो ये दे दो, है ना, 250 ग्राम ये दे दो, 2 किलो ये दे दो, ऐसे ही बोलते हो। अब इमेजिन करो तुम जाओ हलवाई जी के पास और उनसे बोलो, भैया ये जो बर्फी है ना, बर्फी ये 63.53 ग्राम्स दे दो। पहले तो वो शॉक में चला जाएगा और फिर बोलेगा, हैं क्या बोल रहे हैं, 63.5 ग्राम्स। तुम बोलोगे हाँ। वो निकालेंगे चप्पल अपनी और तुम्हें जोर से मारे वो बोलेंगे, भाई ये क्या तरीका है तेरा, या तो तू 250 ग्राम मांग, या तो तू 500 ग्राम मांग, या तो तू 1 किलो मांग, या तो तू 2 किलो मांग। ये क्या होता है भाई 63.5, ऐसे थोड़ी ना होता भैया, ये तो गलत है यार, है ना। अरे मतलब एक स्टैंडर्ड है ना, एक स्टैंडर्ड सेट है ना, कि 1 किलो का डब्बा आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा, 4 का आएगा, 5 का, एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चार्ज मांग रहे हो, चार्ज, तो चार्ज भी ना तुम रैंडम चार्ज नहीं मांग सकते, तुम चार्ज मांग सकते हो मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यानी तुम मांग सकते हो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दो, 2 का दे दो, अरे 3 का दे दो, अरे 4 का, अरे 5 का, अरे 6, तुम बस चार्ज, एक जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके मल्टीपल में मांग सकते हो, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, बस। ऐसे नहीं मांग सकते रैंडम कुछ भी, कि यार भैया वो मुझे ना एक इतना चार्ज दे दो, ऐसे नहीं बोल सकते। वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में होना चाहिए। क्या बात समझ में, क्या बात समझ में, बताओ, आया, यस, बहुत बढ़िया। यानी यानी अब डेफिनेशन पढ़ो, अकॉर्डिंग टू अ चार्ज क्वांटाइजेशन एनी चार्ज पार्टिकल कैन हैव चार्ज इक्वल टू सम इंटीग्रल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इंटीग्रल, इंटीजर समझते हो, इंटीजर्स क्या होते हैं समझते हो, 1 2 3 4 5, जीरो नहीं आता, 1 से स्टार्ट होते हैं इंटीजर्स, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। इतनी गणित पढ़ा दी ना तुमको, मैं सोचता हूं कभी कभार तो तुम्हारा मैथ का टीचर बन जाऊं मैं, पर फिर मुझे लगता है कि यार छोड़ो है ना। हाँ, तो देखो बेटा, सिमिलरली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, अगर आपको किसी भी बॉडी का चार्ज निकालना है तो उसका फॉर्मूला होगा n इंटू ई। एन क्या है, एन क्या है, एक इंटीजर, और ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या सबको क्लियर है? अच्छा, कुछ गलत बता दिया क्या तुमको मैथ का? अरे मैथ में देखो, मैथ में तो मैं कुछ भी बता देता हूं। हाँ, क्या बात है, रॉन्ग बता दिया मैथ में? अरे यार, क्या रॉन्ग बता दिया मैथ में बेटा, मैथ में क्या रॉन्ग बता दिया मैंने हाँ, तो ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ये आपको याद रहेगा, और जितने भी आपके पास n की वैल्यू के, n इज अ इंटीजर, तो आप मल्टीप्लाई उससे कर सकते हो। चलो बहुत बढ़िया, क्या चीज क्लियर है, क्या चीज क्लियर है? यही होता है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगर मैं बोलूं एक बॉडी है, एक बॉडी है जिसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, देखना, जिसके ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉडी पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बताओ उस पर कितना चार्ज होगा। तो आप क्या करोगे, 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब यहीं पे मैं क्वेश्चन आपको घुमाकर पूछता हूं, घुमाकर क्या पूछता हूं, एक बॉडी है, एक बॉडी है, उस पे 1 कूलाम्ब का चार्ज है, उस पे 1 कूलाम्ब का चार्ज है, सुन ले, एक बॉडी है, उस पे 1 कूलाम्ब का चार्ज है, तो उस पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे बताओ। एक बॉडी है, उसमें चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है 1 कूलाम्ब, इसका फॉर्मूला होता है एन ई, है ना। ई क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सॉल्व आप करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, जरा एक बार थोड़ा बहुत कोशिश करना सॉल्व करने की, कोशिश करना सॉल्व करने की, आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा, बताना जरा। बहुत बढ़िया, 6.25 इंटू 10⁻, क्या 18, यही आ रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पे लिखा भी हुआ है, कहां गया, मैं दिखा भी देता हूं, कहां गया कहां गया कहां गया, यहां कहीं लिखा, हाँ, 1 कूलम चार्ज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, एग्जैक्ट वैल्यू 6.25 इंटू 10⁻18, इसको जब आप सॉल्व करोगे, राइट।
ओके जी, ओके जी, बहुत बढ़िया जी। तो ऐसे ऐसे मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया कि एक कूलाम के चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे निकाला हमने? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले से। मुझे एक बात बताओ, क्वांटाइजेशन तक की कहानी में किसी का कोई भी डाउट है, किसी को कोई भी समस्या है तो अभी पूछ लो, बाद में मत पूछना भैया क्वांटाइजेशन क्या होता है। अभी बता दो, कोई भी डाउट आ रहा है तो। नहीं है? चलो बहुत बढ़िया, पी के आ गया। चलो बहुत सही, डन है। कैलकुलेशन किसकी नहीं हुई? इसकी। इसकी कैलकुलेशन में कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व करना है बेटा बस। 1/1.6 इंटू 10⁻⁻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 बेटा क्वांटाइजेशन ऐसा है कि अगर आपको किसी भी बॉडी के चार्ज को कैलकुलेट करना है तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल में ही बात कर सकते हो। समझ गए ना? एक बॉडी पे कितना चार्ज है? 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 15 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 500 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ऐसे आप कर सकते हो, है ना? आप ऐसे आप कर सकते हो किसी भी बॉडी के आपको चार्ज को निकालना है तो, राइट। चलो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कंडक्टर। क्या कंडक्टर सबको पता है? कंडक्टर क्या होता है? जो कि करंट को फ्लो करने देता है, जो कि बिजली को पास करने देता है, हाँ या ना? जैसे लोहा एक कंडक्टर है, राइट राइट। तो अलाउ करंट टू फ्लो इजीली। जबकि मैं बात करूं इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होता है बेटा? इंसुलेटर वो सब्सटेंस होता है जो कि बिजली को पास नहीं करने देता, इलेक्ट्रिकल करंट को पास नहीं करने देता। अब तुम बोलोगे एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल है प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक से बिजली पास होती है? नहीं होती। और इन दोनों के बीच में एक चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या है? सेमी कंडक्टर ना बीच का है, ऐसे समझो इसके पास इसकी भी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है। ये कभी कभार कंडक्टर बन जाता है, कभी कभार इंसुलेटर बन जाता है, राइट। तो यानी हैव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। अब दूसरी चीज, एक चीज समझ लेना बेटा, वैसे मैं आपको केमिस्ट्री में भी ये बता चुका हूं। अगर कोई भी चीज करंट को पास करवा रही है, करंट को फ्लो करवा रही है, तो वो कैसे कर रहा होगा? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे उनके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन। बिना फ्री इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। और यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर फिजिक्स बट फॉर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में जब आप कार्बन एंड कंपाउंड पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा यार, फ्री इलेक्ट्रॉन के बिना तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही नहीं सकती, राइट। तो याद रखना, कंडक्टर इसलिए पास करता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इंसुलेटर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए वो पास नहीं करता, राइट। बताओ फटाफट से। डन। अरे भाई तुम उसी के पीछे पड़े हुए हो अभी तक। तुम्हारी ये जो कैलकुलेशन है, ये कहां से सीखे हो तुम? तुमको इसको सॉल्व करना नहीं आता भाई। ये 10⁻⁻⁻19 को ऊपर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻19 प्लस में आ जाएगा, नीचे आ गया 1.6। ठीक है, अब क्या करो, पॉइंट हटा दो तो ये आ जाएगा 10/16 इंटू 10⁻⁻। ये आ गया। भाई कहां से गणित पढ़ के आ रहे हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। ये देखना, दो बेसिक, 2 से डिवाइड कर लो। बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं बिल्कुल बेसिक ही कैलकुलेशन करा देता हूं ना तुम्हें, वो 8वीं कक्षा वाली ना। अब देखो बेटा, 6 8 जा 48, 6 8 जा 48, 2 बचा 20, फिर क्या आएगा बेटा? 8 2 जा 16, कितना आएगा? 6, पहले तो 6 लगा दो, है ना। 6 8 जा 48, फिर क्या आएगा? फिर आएगा 16, है ना। यानी 0.16 इंटू 10⁻⁻19। फिर क्या कर सकते हो, यहां पे 19 है तो इसको हम लिख सकते हैं 6.2 इंटू 10⁻18। वाओ, वेरी टफ कैलकुलेशन। मार खा जाएगा, मार खा जाएगा। ये क्या है? क्या है ये? हाँ? ये नहीं हुआ?
क्या नहीं आया था इसमें समझ में? क्या नहीं आया इसमें भाई समझ में? यार ऐसा लगता है कभी कभार कि थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ा लेता हूं मैं। थर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ाऊंगा। तुम्हारे तुम्हारे छोटे भाई बहन है कोई? सेवन्थ एट्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ में कोई है तुम्हारे छोटे भाई बहन? है? वो तुम्हारे छोटे भाई बहन है? हम्म? हम्म? कोई है तुम्हारा भाई बहन एट्थ क्लास में? उसको देना है क्वेश्चन। मोस्ट प्रोबेबली वो भी कर देगा, वो भी कर देगी। ट्राई करना, वो भी कर देंगे। और फिर अंदर से जब वो गिल्ट महसूस होना कि यार हमारे छोटे भाई बहन ने कर दिया, हम नहीं कर पा रहे, तो थोड़ा सा वो चुल्लू भर पानी में रो लेना। ठीक है? अगर ये ना हो तो तुमसे शर्म कर लो थोड़ी यार। ऐसी गंदी कैलकुलेशन तुम्हारी, क्या बोलूं यार, मैं क्या बोलूं। बेटा तुम्हें मैं एक होमवर्क देता हूं, तुम्हें मैं एक होमवर्क देता हूं, तुम क्या करो, एक नोटबुक लो और उस पर डेली ना बैठ के टेबल लिखो। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, वो पूरी टेबलें लिखो तुम। है ना, 2 से लेकर 10 तक की टेबल लिखा करो तुम डेली, क्योंकि जिस आपकी तुम्हारी कैलकुलेशन है, मुझे तो लग रहा है उस टेबल में भी तुम गलती करोगे, उसमें भी तुम गलती लिख के आओगे, 2 4 जा 15 लिख के आओगे तुम। घबराहट हो रही मुझे अब। ठीक है, आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, ये कंडक्टर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर का फर्क है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल करंट पे। करंट क्या है? करंट क्या है? करंट जो है, बिजली लगी करंट लगा, बट होता क्या है करंट? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यानी जब चार्ज फ्लो करता है ना, जब चार्ज फ्लो करता है तो उसी को हम बोलते हैं करंट। यानी जब चार्ज फ्लो करने लगेगा तो करंट बन जाएगा, राइट? देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ठीक है, अब जो करंट होता है उसका सिंबल होता है आई, है ना, आई, आई, और फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये जो करंट है, इलेक्ट्रिकल करंट, इसका यूनिट होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, तो एसआई यूनिट होता है इसका एम्पियर, है ना, या फिर आप बोल सकते हो कूलाम्ब पर सेकेंड, क्योंकि आप देख सकते हो कूलाम्ब पर सेकेंड, कूलाम्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो कूलाम्ब पर सेकेंड में, बट जो मेन है वो है एम्पियर। वो क्या है? एम्पियर। ठीक है, अच्छा, इससे ना एक फॉर्मूला तुम्हें और याद रखना है, इसको यहां पे ले जाओ तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Q इक्वल्स टू आई टी। Q इक्वल्स टू आई टी। Q इक्वल्स टू आई टी कैसे याद करोगे? वो मेरे जीवन में क्यों आई थी, वो मेरे जीवन में क्यों आई थी? Q इक्वल्स टू आई टी। ठीक है, Q इक्वल्स टू आई टी। वैसे तो फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है ना, बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत बेसिक है। करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। ठीक है जी भैया, समझ आ गया। अच्छा, क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है डिफाइन 1 एम्पेयर। क्या आता है बेटा? डिफाइन 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखो, फॉर्मूला क्या है, करंट का फॉर्मूला है चार्ज बाय टाइम, चार्ज बाय टाइम। यानी जब 1 कूलाम्ब का चार्ज 1 सेकंड में, 1 सेकंड में ट्रांसफर होगा, तो उस समय पे जो करंट जनरेट होगा उस करंट को मैं बोलूंगा 1 एम्पेयर। क्या बोलूंगा बेटा मैं? 1 एम्पेयर। तो याद रखना, 1 एम्पेयर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोस पर सेकेंड। 1 कूलम्ब का चार्ज जब 1 सेकंड में फ्लो कर रहा होगा तो हम बोलेंगे कि 1 एम्पेयर का करंट आ चुका है। ठीक है, बेसिक, बहुत बेसिक है। चलो, चलिए जी, फॉर्मूला पता चल गया। अच्छा, मुझे अब ना कुछ चीजें तुम्हें बतानी है। क्वेश्चन क्या है ना कि यार ये जो चार्ज होता है ना, ये जो करंट होता है, ये करंट फ्लो क्यों करता है? वाई डज दिस करंट फ्लो? ये करंट फ्लो ही कैसे करता है, मुझे ये बताओ, कोई बताएगा? कैसे करता है करंट फ्लो? देखो, मान लो एक बैटरी है, एक बैटरी है, बैटरी समझते हो? बैटरी है ना, सेल बैटरी। बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये हमारी बल्ब है, ये हमारी बल्ब है। ठीक है, अब एक चीज समझना बेटा, बैटरी की एक कहानी समझो। बैटरी में क्या होता है बेटा, ये जो नेगेटिव साइड होती है ना, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स, 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं,
हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। अभी इसको हम समझेंगे भी, बट अभी के लिए ऐसे समझो, यहां पर ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, यहां पर कम है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे? अरे कोई भी चीज हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे मूव करती है, यस और नो बताओ? बिल्कुल करती है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से ऐसे 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 घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे, घूमते जाएंगे, और यहां पे आते जाएंगे, यहां पे आते जाएंगे। राइट राइट। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। बट एक इंटरेस्टिंग चीज जो कि आपको याद रखनी है कि ये जो करंट होता है ना, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन का उल्टा काम करता है। करंट और इलेक्ट्रॉन की दुश्मनी है। तो जो करंट फ्लो करता है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये किसका है? करंट का। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव। मुझे बात बताओ, क्या है, समझ आई? तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज इन द कंडक्टर फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। लोअर पोटेंशियल कहां है? जहां पर नेगेटिव साइन है, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं, वो नेगेटिव वाला एरिया है। ठीक है। एंड करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी जो पॉजिटिव वाला एरिया है वो क्या है? वो हाई पोटेंशियल है और वो लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है जी। चलो चलो, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा भैया पोटेंशियल क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे, अभी रुक जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। पहले आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। पानी पी लूं जरा मैं। आओ दोस्तों, देखते हैं कि ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस? व्हाट इज दिस पोटेंशियल डिफरेंस? यस यस, व्हाट इज दिस भाई? क्या है ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? देखो ऐसे समझो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लो एक चार्ज है, मान लो एक चार्ज है, चार्ज को छोड़ते हैं, मान लो कोई एक इंसान है जो कि तुमसे कई दूर है, बहुत दूर है, कोई इंसान है जो कि तुमसे बहुत दूर है। ठीक है। अब तुम उस इंसान को वहां से खींच के लाते हो और यहां तक अपने करीब ले आते हो, वहां से खींच के लाते हो और अपने करीब ले आते हो, लेके आते हो नहीं लेके आते? तो उस पूरे मूवमेंट में तुमने कितना वर्क करा? वर्क समझते हो? 9th क्लास में पढ़ा था, वर्क डन पढ़ा था। ओए होए 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 होए, 9th क्लास में पढ़ाई नहीं करी? अरे वर्क, अरे वहां से पकड़ के उसको खींच के लाते हो, यहां पर खड़ा कर देते हो, तो ये जो तुमने पूरा वर्क करा यहां से उठाकर यहां लाने में, उसी को ये हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वर्क डन। वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यानी एक ऐसा चार्ज जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 कूलम। ठीक है। अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, और उसी को हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, डन। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देख लेते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। बस वही है, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक जगह से दूसरी चार्ज में जो हमने मूव करा, उसमें जो हमने वर्क करा, उसी को हम बोलते हैं क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का जो सिंबल होता है वो वी होता है। क्या होता है? वी। ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट, है ना। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पर यूनिट चार्ज की, है ना, तो चार्ज से हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, वर्क डन बाय चार्ज, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को डिफाइन करो, तो कैसे करोगे बताओ? 1 वोल्ट को डिफाइन कैसे करोगे, जल्दी बताओ। बताओ भाई, एक बच्चा है अंशुमन, वो अपना ही नाम लिख रहा है और वो लिख रहा है अंशुमन इज द बेस्ट स्टूडेंट। बेटा माना कि जो सेल्फ ऑब्सेशन होता है वो अच्छी चीज है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज है, बट बेटा अंशुमन, बेटा अंशुमन, छोड़ो
मैं कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएंगे। अंशुमन रहने दो। ना करें जनाब, ना करें, ना करें अंशुमन जनाब, ना करें, ना करें, ना करें जनाब। ठीक है, हाँ रुक जाओ यार, ना करें। तो 1 वोल्ट क्या है बेटा? 1 वोल्ट क्या है? जब एक देखो, वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट क्या होता है? वो भी 9th क्लास में पढ़ा था, जूल। वो भी 9th क्लास में पढ़ा था, जूल, है ना? 9th क्लास में पढ़ा था, जूल, राइट? तो जब एक यूनिट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में जो वर्क हुआ है वो है 1 जूल, देन वी कैन से द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट कब होगा? 1 वोल्ट होगा जब 1 जूल का वर्क होगा 1 कूलाम्ब के चार्ज के ऊपर, बस तब हम बोलेंगे 1 वोल्ट। ठीक है, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलाम्ब ऑफ चार्ज बिटवीन देम। ठीक है, 1 जूल के वर्क डन से 1 कूलाम्ब का चार्ज मूव कर गया तो हम क्या बोल देंगे? हम बोलेंगे वाह जी वाह, क्या बात है जी। ठीक है, हम बोल देंगे 1 वोल्ट। डन, डन। ठीक है, चलो बहुत सही, ये चीज इनको समझ आ गई है कि क्या है, ये है वोल्ट। वोल्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इससे, ताकि आपकी यादें ताजा हो जाएं और तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाए। आ जाओ। ओके जी। मैग्नोलिया मैम ने आपको प्रैंक कॉल किया था, आपने उठाया नहीं है? कब? अब क्या भाई, कब की बात है? सही में? सही में? मुझे आइडिया नहीं है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बहुत बढ़िया। द वर्क डन इज 14 जूल is to done to move 2 coulomb charge between 2 points. What is the potential difference? Potential difference निकालना है। गिवन क्या क्या है? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन कितना है वो भी गिवन है, 14 जूल। चार्ज गिवन है 2 कूलम, तो ये आ जाएगा 7 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 7 वोल्ट। सी ऑप्शन इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, राइट? चलिए दोस्तों, द कंडक्टर कैरीज 2 एम्पेयर फॉर 3 मिनट, हाउ मच चार्ज फ्लोज? अब देखो गिवन क्या क्या है, सबसे पहले वो देखेंगे अपन कि हमें करंट गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है जो कि है 2 एम्पेयर। अच्छा, हमें टाइम गिवन है, टाइम देखो बट मिनट्स में है, हमेशा याद रखना। टाइम को सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेना। कैसे करोगे? 60 से मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 180 सेकेंड्स। हमें क्या बताना है? चार्ज बताना है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होगा शायद, क्यों आई थी मेरे जीवन में, वो क्यों आई थी? तो बस डायरेक्टली पुट करो 2 इंटू 180, सो द आंसर विल बी 360 कूलाम्ब। याद रखना, यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट लगाना मत भूलना। एक बार को तुम भूल जाना पी के भैया कौन थे, वो तो तुम भूल ही जाओगे ना जब 10 से तुम निकल जाओगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो तो भूल ही जाता है इंसान। ठीक, बट ये नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलो 360 कूलम। A boy records that 4000 joule of work is required to transfer 10 coulomb of charge between point of resistor। ओहो, ये तो रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। रुको रुको रुको, अभी तो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं, अभी तो हमने यह पढ़ा ही नहीं भैया, रुक जाओ, अगला देखते हैं। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। आपको बताना है चार्ज कितना पास करा होगा, सबसे पहले तो आप वो बताओ। ठीक है, इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, इसको थोड़ा सही करो, -19 भी लगाओ ऊपर, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। अच्छा क्वेश्चन है, करो। बताएं। ए पार्ट तो सबने कर लिया, कैसे करा? ए पार्ट तो बहुत बेसिक है। टाइम देखो 2 मिनट से, 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करोगे 120 सेकेंड्स आएगा। तो हमें चार्ज निकालना है। चार्ज होता है क्यों आई थी, तो आई इंटू टी,
जो कि है 120, सो आंसर विल बी 1200 कूलम। वो तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट देखो क्या बोला है कि इफ अ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम, देन कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है। अब यहां पर तुम यूज करोगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, Q इक्वल्स टू एनी। अब तुम्हें चार्ज पता है, देखो चार्ज पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें निकालने हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तुम्हें पता है दैट इज 1.6 into 10 raised to power minus 19। तो आपको वही गणित लगानी है जिसमें कि तुम बहुत ही कमजोर हो, है ना, जिसमें कि तुम बहुत ही कमजोर हो, तो वही गणित तुम्हें लगानी है। 1.6 और ये ऊपर आ जाएगा 10 raised to power 19। अब जरा इसको सॉल्व कर लो और आंसर को बता दो। इसको आप सॉल्व कर लो और आंसर बता दो। चलो कितना आ रहा है? 750 into 10 raised to power 19 ये लिख रहे हैं बच्चे, यही आ रहा है क्या? 750 into 10 raised to power 19। हाँ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ओके जी, ओके राइट। चलो चलो दोस्तों आगे बढ़ा जाए, आगे आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और इनसे जो टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं तुम्हें आइडिया लग गया होगा। दीज आर दी बेसिक्स, राइट। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 1 2 3 नंबर वाले सवालों में, बट ये चीज ना आगे तुम्हारे काम आएंगी। आगे जब हम अभी और फॉर्मूले पढ़ेंगे वहां पर ये जो पुरानी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी वो अभी हमारे काम आएंगी। ठीक है, चलो तो बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट की। देखो एक पूरे सर्किट में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं और वो कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कंपोनेंट्स आपको पता होने चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि ड्रॉ अ सिंपल सर्किट, तो आप कैसा बनाओगे? मैं आपको बता देता हूं। पहले तो समझना, एक आपको ये सेल बनाना है, ठीक है, इसका ये पॉजिटिव होता है, छोटी वाली साइड नेगेटिव होती है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ऐसा एक स्विच बनाना है, ऐसा एक स्विच बनाना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक बल्ब बनानी है, ठीक है। तो बैटरी, स्विच और ये बल्ब, ये एकदम बेसिक बेसिक सिंपल सर्किट है। ये तीन चीजें तो हमेशा हमें चाहिए ही होती हैं, ये बहुत बेसिक है। बैटरी, स्विच। अच्छा ये बताओ मुझे, क्या अभी करंट पास करेगा या नहीं करेगा? बताओ। नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि स्विच अभी ओपन है, ओपन स्विच है। अब हमें इसको ऐसे बंद करना पड़ेगा। जब क्लोज स्विच होगा ना, जब ये ऐसे आ जाएगा, जुड़ जाएगा ये, तब क्या होगा? तब हम बोलेंगे स्विच इज क्लोज्ड एंड नाउ करंट इज पासिंग। करंट क्या है? करंट पास कर रहा है, राइट। करंट पास कर रहा है जब इसको हम क्लोज कर देंगे, और तब बल्ब ग्लो करेगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक सर्किट है। सर्किट के कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तुम यहां देख पा रहे हो, विजिबल है? विजिबल है क्या? नहीं है? नहीं दिख रहा? देखो जैसे कि सबसे पहले मैं तुम्हें दिखाता हूं, ये क्या है बेटा? ये तुम देख पा रहे होगे, ये है इलेक्ट्रिकल सेल। क्या है? इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, एक मिनट कहां गया भाई? हाँ, इलेक्ट्रिकल सेल ऐसा दिखता है ना। अगर मैं बैटरी की बात करूं, बैटरी कैसे बनती है? बैटरी बनती है सेल के कॉम्बिनेशन से। अच्छा मान लो मुझे एक बैटरी बनानी है 3 सेल से। एक सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 2 वोल्ट, दूसरे का भी 2 वोल्ट, तीसरे का भी 3 वोल्ट, तीसरे का 3 वोल्ट। तो जो ओवरऑल मेरी बैटरी बनेगी उसका पोटेंशियल क्या होगा बेटा? कैसे निकालोगे? तीनों को ऐड कर दोगे, 2 + 2 + 3 = 7 वोल्ट। तो बैटरी बन जाएगी 7 वोल्ट की। आई समझ में बात? आई बात समझ में? ठीक है, तो बैटरी कैसे बनती है? सेल को कंबाइन करके। ठीक है, अच्छा अब देखो स्विच को, एक तो मैंने तुम्हें स्विच ऐसे बना के दिखाया ही था, ऐसा वाला ना, ये वाले जो स्विच थे। एक स्विच ऐसे भी होते हैं, ठीक है, ये दोनों ही स्विच हैं। तो जब अंदर डॉट नहीं लिखा हुआ तो अभी स्विच ओपन है, और अगर अंदर डॉट लगा दिया तो अब स्विच क्या है? क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है। दिस इज द क्लोज स्विच। बहुत बढ़िया। अब करंट फ्लो करेगा, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, ये सब काम की नहीं है। ये बल्ब है, ये क्या है? ये रजिस्टर है। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, बट हमें जिसके बारे में बात करनी है वो 2 डिवाइसेस हैं। एक है अमीटर और एक है वोल्ट मीटर।
अमीटर के नाम से समझ आ रहा है ये करंट को नापेगा, यानी ये जो डिवाइस होता है ये करंट को मेजर करता है कि कितना करंट पास कर रहा है ना। इसका सिंबल होता है ऐसा ए बना दो बस। एक होता है वोल्ट मीटर, ऑब्वियस सी बात है वो किसको नापेगा, पोटेंशियल डिफरेंस को नापेगा, वोल्टेज को नापेगा, राइट। ये है अमीटर, ये है वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर और अमीटर को सर्किट में लगाते कैसे हैं वो आपको पता होना चाहिए। उससे पहले मैं एक डिफरेंस दिखाता हूं आपको, देखो आओ बेटा देखते हैं। अच्छा वैसे एक इंस्ट्रूमेंट और होता है अमीटर के साथ साथ, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर भी करंट को नापने के काम आता है, राइट, बट वो छोटे करंट्स के लिए होता है, यानी एकदम जो पॉइंट करंट होते हैं ना, एक्सट्रीमली लोअर करंट। आपके अगर आप लेबोरेटरीज देखोगे तो उसमें अमीटर नहीं होता, उसमें गैल्वेनोमीटर होता है। क्यों? क्योंकि जो छोटे करंट होते हैं उनको नापने के लिए गैल्वेनोमीटर काम आता है, जबकि अमीटर बड़े बड़े करंट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है जी। अमीटर क्या है? अमीटर इज यूज टू मेजर करंट, पहला पॉइंट, करंट नापने के काम आता है, जबकि वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के। अगली चीज याद रखना, अमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। सीरीज समझते हो? सीरीज समझते हो? यानी अगर साथ में लगा दोगे, साथ में, है ना, यानी अगर ऐसा आप साथ में लगा दोगे, ये रेजिस्टर उसके साथ में लगा दोगे कोई भी चीज, तो वो हो जाएगा सीरीज। जबकि वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाया जाता है। पैरेलल कैसा होता है? ऐसे। पैरेलल तो समझते ही हो, जैसे दो पैरेलल लाइंस नहीं होती, ऐसे एक ये एक ये। अगर आप ऐसे पैरेलल लगाओगे तो हमेशा वोल्ट मीटर को आपको पैरेलल लगाना होता है। अगली चीज सुनना बेटा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो अमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो एक्सट्रीमली लो होता है। अभी बता रहा हूं वैसे रेजिस्टेंस, अभी के लिए समझ लो कि जो अमीटर होता है इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, वेरी लो, एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस होता है। जबकि जो वोल्ट मीटर होता है वो एकदम अपोजिट, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। क्या होता है? हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस होता है इसके पास। बात समझ में? डिफरेंस समझ में आया दोनों में? जल्दी से बता दो चैट के अंदर का डिफरेंस समझ आ गया है तो। बताओ। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, अमीटर वोल्ट मीटर के जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा सीरीज में या पैरेलल में। इसके पास रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, बट इसके पास रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। अब तुम बोलोगे यार भैया रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस आप करे जा रहे हो करे जा रहे हो, ये होता क्या है रेजिस्टेंस? क्या है रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस है रुकावट। फॉर एग्जाम्पल आपके जीवन की रुकावट क्या है? आपको रोक कौन रहा है? अगर आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, आपको कौन रोक रहा है? डिस्ट्रैक्शन रोक रहा है, मोबाइल फोन रोक रहा है, नेटफ्लिक्स पे सीरीज रोक रही है, यूट्यूब रोक रहा है ना, है ना। तो ये क्या है? तुम्हारे रेजिस्टेंस। सिमिलरली करंट जब फ्लो करता है उसको जो रोकता है, उसको जो रुकावट क्रिएट करता है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो क्या है? रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है भैया। रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। अभी बताऊंगा क्यों। ओम बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है भैया। अभी मैं ओम बाबा के तुम्हें गुणगान सुनाऊंगा। ओम बाबा जो हैं पूजनीय ओम बाबा, ओम बाबा से बड़ा कोई नहीं बेटा। इलेक्ट्रिसिटी, ओम्स बाबा इज द गॉड फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो वन इज अबव हिम। अभी बताऊंगा। इसका यूनिट होता है ओम। ठीक है, अब भैया ये तो ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये ओम बाबा कौन है, इन्होंने क्या डिस्कवरी करी, है ना, ये यूनिट ओम पड़ा कहां से? तो इसके लिए आपको कई करोड़ों साल पहले जाना होगा और ओम बाबा की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। आओ बात करते हैं ओम बाबा के एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो एक थे हमारे ओम बाबा, आप देख सकते हो, देख पा रहे हो ओम बाबा जी को? देख पा रहे हो? यस, सबने बोल दिया है जय हो ओम बाबा, बोल दिया है सबने चैट में। ठीक है, हाँ 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 बेटा, बहुत जरूरी होता है, देखो, है ना, हाँ हाँ बहुत जरूरी है। देखो अब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अगर एक करंट है उसमें से, मतलब एक कंडक्टर है उसमें से करंट पास कर रहा है, तो वो जो करंट है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वोल्टेज, यानी टू दी पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला
ध्यान से देखना, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर एट अक्रॉस अ कंडक्टर, इसको हटा दो, ये वाली लाइन को हटा दो और एक लाइन यहां ऐड कर लो, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। ये है ओम्स बाबा की डेफिनेशन। ओम्स बाबा ने बोला कि अगर एक करंट पास कर रहा है कंडक्टर में से तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के, पोटेंशियल डिफरेंस के, एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो देखो मैं नादान, मैं नहीं समझ पाया ओम्स बाबा की कृपा को, तो मैंने कहा मैं नहीं मानता आपकी बात, मैं नहीं मानता, मुझे प्रूफ दो, मुझे प्रूफ दो। तो ओम्स बाबा एक करते हैं एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट देखो क्या है। उन्होंने क्या करा, यहां पर अलग अलग बैटरीज कनेक्ट करी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने एक बैटरी कनेक्ट करी, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस था, जिसका वोल्टेज था 2 वोल्ट, और उन्होंने करंट कैलकुलेट करा। करंट कैसे कैलकुलेट होगा, यहां पर एक अमीटर होगा, अमीटर देखो, अमीटर क्या करता है, ये बताता है कि करंट कितना है, ये बताता है हमको कि करंट कितना है। तो अमीटर की रीडिंग आई, अमीटर ने बोला अरे भैया जो करंट है ना वो तो कितना आया, 1 एम्पेयर, वो कितना आया, 1 एम्पेयर। मैंने कहा ठीक है, फिर तो ओम्स बाबा ने कहा रुक जा। ओम्स बाबा ने एक और बैटरी जोड़ दी, अब 2 बैटरी जुड़ चुकी हैं दोस्तों, और 2 बैटरी का जो पोटेंशियल है वो हो चुका है 4 वोल्ट। कितना हो गया है, 4 वोल्ट। अब क्या हुआ, जैसे ही बैटरी का मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ, तो शॉकिंग बात ये थी कि करंट भी डबल हो गया। अब अमीटर के अंदर रीडिंग आ गई 2 एम्पेयर। मैंने कहा वाह यार ये क्या हो रहा है। फिर ओम बाबा ने कहा अभी तो रुक, अब मैं एक और बैटरी जोड़ूंगा। अब हो चुका है 6 वोल्ट, और अब जो करंट आया वो फिर 3 एम्पेयर आया। तो फाइनली इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने मुझे प्रूव करके दिखा दिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिकल करंट। आई बात समझ में, आई बात समझ में। उस दिन के बाद से मैंने कभी ओम्स बाबा से जुबान नहीं लड़ाई। मेरे को समझ आ गया कि नहीं भैया पंगे नहीं लेने हमें इनसे, इनको सब आता है ठीक है, हाँ ठीक है। अब ये मत पूछना कि ये मेरी कॉन्वर्सेशन कब हुई थी ओम्स बाबा के साथ, कौन से साल में बात करी थी मैंने उनसे, हाँ राइट, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने बताया कि यार याद रखना कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब देखो बेटा क्या होता है, जब भी आपको एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना होता है, मैथ्स के अंदर आप करते होगे, एक कांस्टेंट का आप यूज लेते हो, तो इस साइन को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज V इक्वल्स टू I R। R क्या है, कांस्टेंट, और R एक्चुअली में क्या है, रेजिस्टेंस, यस रुकावट। तो फाइनली फॉर्मूला आता है V इक्वल्स टू आई आर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, राइट। बहुत बढ़िया यार, क्या बात है, क्या बात है दोस्तों, ठीक है। तो ये ओम्स बाबा ने हमें फाइनली बताया कि V इक्वल्स टू आई आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी इन्होंने हमें बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट, ठीक है। अब अगर मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, मैं अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, किसका, एक ग्राफ समझते हो, ग्राफ मैथ में ग्राफ प्लॉट करते हो, वोल्टेज और करंट का ग्राफ प्लॉट करना चाहूं, तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो अगर करंट बढ़ेगा वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आती है बेटा, याद रखना, एक सीधी लाइन आती है, एक सीधी लाइन आती है V और I के ग्राफ में। और ये जो लाइन होती है, ये पता है किसको रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को, R को। क्योंकि अगर आपने 9th क्लास अच्छे से पढ़ी हो, अगर तुमने मुझसे पढ़ी हो 9th क्लास, तो तुम्हें पता होगा कि किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है वो एक्चुअली में होती क्या है, वाई एक्सिस को एक्स एक्सिस से डिवाइड कर लेते हैं। अगर 9th क्लास में सुना हो मोशन चैप्टर में, कि ये जो स्लोप होती है ये किसको बताती है, स्लोप बताती है वाई एक्सिस डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। वाई क्या है, वोल्टेज, एक्स क्या है, आई, तो ये बताएगी V बाय आई। और तुम्हें पता है V इक्वल्स टू आई आर एंड R इक्वल्स टू V बाय आई, यानी ये बताएगा रेजिस्टेंस के बारे में। तो जो स्लोप होती है इसकी, वो रेजिस्टेंस के बारे में आपको बता रही होती है। डन है, ओके, बहुत सही दोस्तों, राइट। अगर तुमने मुझसे पढ़ा होगा तो तुम्हें आता होगा,
बट कोई बात नहीं, आज तुमने सीख भी लिया। ठीक है, तो ये एक क्या था, ओम्स बाबा जी का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, डिफाइन 1 ओम। ओम क्या है? अरे रेजिस्टेंस का यूनिट। 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? 1 ओम रेजिस्टेंस कब होगा? अगर आप फॉर्मूला देखो, R इक्वल्स टू V बाई आई, यानी जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर कर रहा है, तो उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1 ओम होगी, राइट? Resistance of a conductor is 1 ohm if a potential difference of 1 volt across it allows to pass a current of 1 ampere. आई बात समझ में? अगर यहां तक सब कुछ क्लियर है तो एक बार पी के लिख दो फटाफट से। डन, चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया। अच्छा, मैं आपको पहले बता रहा था ना, कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में आपको बता रहा था, तो एक इंस्ट्रूमेंट और होता है रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या है? व्हाट इज रियोस्टैट? रियोस्टैट ना, अगर आपके स्कूल्स के अंदर लैब्स हैं, अगर उसमें लेके जाया जाता है तो उसमें तुम्हें दिखाया होगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है। देखो, मान लो ये रॉड है, इसका एक रेजिस्टेंस होगा, फिक्स होगा, बट अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को बदल सकता हूं, कभी 2 ओम कर दूंगा, कभी 10 ओम कर दूंगा, कभी 50 ओम कर दूंगा, तो मैं इस डिवाइस को बोलूंगा रियोस्टैट। क्या बोलूंगा? रियोस्टैट। रियोस्टैट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर यूज टू रेगुलेट द करंट इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, याद रखना, ये क्या है? वेरिएबल रेजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस बदला जा सकता है। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस बदला जा सकता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि लैब्स के अंदर कई बार यूज किया जाता है। चलो चलो, अब अगर मैं ग्राफ पे आ ही गया तो कुछ क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले, आपको ग्राफ के बारे में एक दो चीजें मैं बताना चाहता हूं। ठीक है, ग्राफ में क्वेश्चन कैसे आएंगे ना बेटा, ध्यान से देख लेना एक बार। V और I का ग्राफ है, एक ऐसा है, एक ऐसा है। इस इंस्ट्रूमेंट का, इस रॉड का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और इसका R2 है। आपको बताना है किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, R1 की या R2 की। अब एक ट्रिक याद कर लो, पीके ट्रिक। पीके ट्रिक ये बोलती है जो ज्यादा ऊपर उसकी ताकत ज्यादा, जो ऊपर उसकी ताकत ज्यादा। तो ऊपर कौन? अरे एंगल देख, एंगल, इसका एंगल ज्यादा है कि इसका? अरे भैया इसका एंगल ज्यादा है, तो जो जितना ऊपर उसकी ताकत ज्यादा, तो R1 विल बी ग्रेटर देन R2। बस इतना समझ लो, जो जितना ऊपर उसकी ताकत उतनी ज्यादा। डन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन CBSE is smart. If you are smart, then CBSE is smart. And if CBSE is smart, then हम तो पीके भैया के स्टूडेंट हैं। तो देखो भैया, CBSE वाले तुम्हें थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए करते क्या है, वो एक, अरे 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 भैया रुक जा, अरे क्या हो रहा है भाई, वो एक थोड़ी सी ट्रिक लगाते हैं तुम्हारे साथ। वो ट्रिक क्या लगाते हैं? वो ग्राफ तो देते हैं, अरे वो ऐसा ही सेम ही ग्राफ देते हैं, R1 देते हैं, R2 देते हैं, लेकिन वो यहां पे I लगा देते हैं और यहां पर V लगा देते हैं। और यहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे गलती करते हैं, और यहां पे तुम्हारे साथ गलत हो जाता है लाइफ में दूसरी बार, पहली बार तो दिस इज सेकेंड टाइम बेटा। तो अब इसमें होता क्या है? होता यह है कि जब VI ग्राफ है तो तुम्हें देखना है कौन ऊपर है, बट जब IV ग्राफ है, जब उल्टा ग्राफ है, I ऊपर V नीचे, उल्टा ग्राफ है, तो आपको भी उल्टा सोचना पड़ेगा। जो नीचे वो ताकतवर और जो ऊपर वो कमजोर। तो इसमें क्या आएगा आंसर? इसमें आंसर आएगा, ये देखो, ये R2 इज बिगर देन R1। यस, आई बात समझ में? चलो, R2 इज ग्रेटर देन R1। आगे बात समझ में? ग्राफ ध्यान रखना बेटा, V है, I है, I है, V है। अगर VI है तो अपनी ट्रिक काम की है, IV है तो ट्रिक उल्टा कर देना। ओके जी, समझ आ गया जी, मजा आ गया जी। चलो कुछ सवाल जवाब करते हैं आप लोगों से, मजेदार सवाल जवाब। आइए, Why does current not flow in open circuit even though charges are present?
अगर एक ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट यानी स्विच को क्लोज नहीं किया गया है, अभी स्विच को हमने क्लोज नहीं करा गया है, तो करंट फ्लो क्यों नहीं करता बताओ? क्योंकि अगर सर्किट टूटा होगा, अगर सर्किट टूटा होगा तो यार करंट थोड़ी ना फ्लो कर पाएगा, अगर सर्किट टूटा होगा, राइट? करंट डज नॉट फ्लो इन अ ओपन सर्किट इवन दो चार्जेस आर प्रेजेंट बिकॉज सर्किट इज इनकंप्लीट, सर्किट टूटा हुआ है ना? इन एन ओपन सर्किट देयर इज नो कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ फॉर चार्जेस टू मूव। अगर सर्किट टूटा हुआ है तो चार्जेस कॉन्टिन्यूसली मूव नहीं कर पाएंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलो जी आगे बढ़ा जाए। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सिंबल। बेटा ये जो तुम सिंबल देख पा रहे हो ना, ये पता किसका है? ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, क्या वही रियोस्टैट, ये वही है, ये वही रियोस्टैट है, ठीक है? इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, रियोस्टैट है ये। और ये क्या है? ये है क्लोज्ड स्विच। क्या है ये? क्लोज्ड स्विच। ओके जी, चलिए जी आगे बढ़ा जाए, कुछ और सवाल देखे जाए। A circuit has a charge 2 coulomb moving through it in 3 seconds. Which electrical component in the circuit, if present, will show the current? 2 कूलाम का चार्ज है, 3 सेकंड में मूव कर रहा है, पहले बताओ करंट कितना होगा? देखना, 2 कूलाम का चार्ज है, 3 सेकंड में मूव कर रहा है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.67, 0.66 मतलब यही है ना 2 कूलम का चार्ज, हाँ यही है ना 0.6, फिर क्या आएगा 67 मान सकते हो, है ना? ये 0.67, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? विच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इन द सर्किट विल शो द करंट। करंट के बारे में बताता कौन है? करंट के बारे में अमीटर बताता है, अमीटर बताता है, तो ऑब्वियसली बात है बी ऑप्शन होगा। अब इसमें 0.7 है, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो वो 0.7 ही तो होता है, राइट? 0.7 ही तो होता है, ठीक है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सी, सी कौन लिख रहा है भाई? करंट की रीडिंग अमीटर देगा ना, रियोस्टेट देगा, रियोस्टेट देगा। अच्छा अच्छा, क्या बात है यार, वाओ, ग्रेट गाइस, गुड गोइंग, गुड गोइंग। मोर क्वेश्चंस, चलो। A student plots VI graph for 3 samples of nichrome wire. अब देखो I और V है, देखना यहां I है बेटा, यहां V है, तो आपको बताना करेक्ट कौन सा होगा। I V में हमेशा उल्टा होता है बेटा, तो मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें बताया था नीचे से स्टार्ट करो, सबसे ताकतवर, उससे कम ताकतवर और सबसे कम ताकतवर, ठीक है? तो ऑप्शन सब मैच कर सकते हो। ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहे हैं? R2 सबसे ज्यादा, फिर R1 और फिर R3, तो आंसर विल बी डी। जितने भी बच्चे उल्टा लिख रहे हैं ना, वो बेटा गलत लिख रहे हो। आ रही है बात समझ में? डी इज द करेक्ट आंसर। चलो, a VI graph of nichrome wire given below, what do you infer from this graph? Draw a labeled circuit diagram to obtain such graph. इस ग्राफ से तुम्हें क्या समझ आ रहा है बेटा? इससे तुम क्या निकाल सकते हो? What conclusion can you draw? क्या तुम चीजें इससे निकाल सकते हो फाइनली? तो इस ग्राफ से ना हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? देखो, मान लो कोई भी एक पॉइंट उठा लो। कौन सा पॉइंट उठाएं हम ये वाला पॉइंट उठा लेते हैं, राइट? एक मिनट, कोई अच्छा सा पॉइंट लेते हैं। कोई इसमें दिख रहा है क्या? एक मिनट ना, ये इसके बराबर है क्या? ठीक है, तो अगर आप ये वाला पॉइंट उठा लो तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 है और जो करंट की वैल्यू है वो 0.4 है, तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट। तो पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 और करंट कितना है? करंट है 0.4, है ना? पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 4 ओम। तो हमने इससे रेजिस्टेंस निकाल लिया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 हमने इससे रेजिस्टेंस निकाल लिया। दूसरी चीज हमसे क्या पूछ रहा है? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम टू ऑब्टेन सच ग्राफ। ये ग्राफ कैसे ऑब्टेन होता है? जब हमने एक्सपेरिमेंट करा। कौन सा एक्सपेरिमेंट करा था बेटा? अगर तुम्हें याद हो तो उसका डायग्राम कैसा बनेगा ध्यान से देख लो।
देखो एक बैटरी लगा लेना, क्या लगा लेना, एक बैटरी लगा लेना, एक रेजिस्टेंस लगा देना, एक अमीटर लगाना। अमीटर लगाना क्यों जरूरी है बेटा, क्योंकि अमीटर जो है वो करंट की रीडिंग देगा, है ना। और यहां पर एक वोल्ट मीटर भी लगा देना, वो वोल्टेज की रीडिंग देगा, क्योंकि हमें दो रीडिंग चाहिए बेटा, वोल्टेज की और अमीटर की, वोल्टेज की और अमीटर की। और एक स्विच भी बनाना मैं भूल गया, एक स्विच और बना देना। ठीक है, तो इस प्रकार से एक आप सर्किट ड्रॉ कर सकते हो, राइट। ओके, डन है। चलो, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब मुझे बताओ एक कंडीशन क्या है, कंडक्टर ओबेज ओम्स लॉ ओनली इफ। कौन सी कंडीशन थी, मैंने बताया था ओम्स लॉ की स्टेटमेंट का एक लास्ट वर्ड है जो कि मैंने आपको बताया था, और वो होता है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। याद रखना, ओम्स लॉ इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। अब तुम बोलोगे भैया ऐसा क्यों, वाई टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। तो मैं अब तुम्हें ना कुछ फैक्टर्स बताता हूं, कुछ ऐसे फैक्टर्स जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। पानी पी लूं थोड़ा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा। तो अब ना ये आपको ये कैसे याद कैसे करना है ना, तुम ऐसा समझो, रेजिस्टेंस है रुकावट। तुम एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, है ना, लेजेंड ऑल्टो। अब तुम देखो रोड पे रुकावट कैसे आएगी, जब ट्रैफिक आएगा तो तुम्हारी रुकावट कब बढ़ेगी और कब कम होगी। अगर मान लो एक लंबा रोड है, लंबा रोड, तो रुकावट बढ़ सकती है। अरे बढ़ सकती नहीं, बढ़ सकती क्यों, क्योंकि यार जितना लंबा रोड होगा भैया क्या पता ट्रैफिक लग जाए, क्या पता रेड लाइट आ जाए। तो जितना लंबा लेंथ होगा उतनी ज्यादा रुकावट होगी। दूसरी चीज, अगर रोड का एरिया चौड़ा होगा, यानी रोड अगर चौड़ा होगा, इफ अ बिग रोड, तो उससे क्या होगा, उससे ना यार ट्रैफिक कम लगेगा, रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा गाड़ियां आएंगी तो इजीली हो जाएगा, राइट। तो यानी दो चीजों पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। जितना लंबा रोड उतना ज्यादा ट्रैफिक, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना एरिया उतना कम रेजिस्टेंस। हाँ है ना, अरे हाँ है ना, ठीक है। अब यहां पर हम एक प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए फॉर्मूला फाइनली बनाते हैं। एक ये कांस्टेंट होता है, ये इसको हम रो बोलते हैं, रो, RHO, रो, L डिवाइड बाय ए, L डिवाइड बाय ए। ये L बाय ए तो यहां से आया, और ये रो क्या है, रो एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, राइट। तो फाइनली फाइनली आप इतना याद कर सकते हो कि द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। भैया क्या रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, बताओ क्या लगता है आपको। यस, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। इतना तुम्हें याद रखना है। बट ये जो स्टेटमेंट है ना कि रेजिस्टेंस विल इंक्रीज ऑन टेम्परेचर इंक्रीज, ये एक्चुअली में ना पूरी तरीके से वैलिड नहीं है। बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, आप ये पढ़ोगे कि हाँ मेटल्स के लिए तो वैलिड है, बट अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, अगर हम बात करें कुछ कुछ मटेरियल्स की, जैसे कि हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स की, तो उसमें ना उल्टा हो जाता है कभी कभार। उसमें क्या होता है कि जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो ना, तो रेजिस्टेंस कभी कभार कम भी हो जाता है। तो अभी 10th के लिए इनफ है, 10th के लिए तुम बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट बड़ी क्लासेस में तुम ये नहीं बोल पाओगे, ठीक है। चलो, है ना। तो फाइनली फाइनली फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो L बाय ए। दिस इज द फॉर्मूला, लेंथ एरिया रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी। अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा है, आ रहा ही नहीं आ रहा कि भैया रेजिस्टिविटी क्या है, व्हाट इज दिस रेजिस्टिविटी, ये क्या बला है, इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता है। तो मैं बताता हूं, रेजिस्टिविटी ना एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है भाई। हाँ, जैसे पेन की एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होगी, एक मेटल की, आयरन की एक फिक्स्ड होगी, कॉपर की एक फिक्स्ड होगी, स्टील की एक, हर एक सब्सटेंस की एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होती है, वो बदलती नहीं है। बट रेजिस्टेंस बदल जाता है, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस तो लेंथ पे भी डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो अगर एरिया बढ़ा दोगे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेंथ बढ़ा दोगे
रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, वो फिक्स्ड रहती है। दैट ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल, कि मटेरियल किस क्वालिटी का है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो फिक्स्ड रहता है, राइट। सो different material have different resistivity. Example, copper has very low resistivity, nichrome has high resistivity. हर एक मटेरियल की एक फिक्स्ड रेजिस्टिविटी होती है, वो बदलती नहीं है। नॉट लाइक योर एक्स जो बदल जाए। चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ आ गया है ना। अब फाइनली मेरे कुछ सवाल हैं। ये जो रेजिस्टिविटी है इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो वो तुम खुद डिराइव करोगे, और वो डिराइव करने के लिए आता भी है, देखना बेटा। फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इसका होता है ओम, इसका मुझे निकालना है। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, इसको यहां ले जाओगे तो ये हो जाएगा ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है बेटा, ओम मीटर, राइट। ओके जी, यस, क्या हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रेजिस्टिविटी आप समझ गए होंगे, रेजिस्टिविटी क्या है। रेजिस्टिविटी इज अ मटीरियल्स इंटरसिनिक प्रॉपर्टी। इंटरसिनिक का मतलब होता है बेटा अंदर की प्रॉपर्टी, मटीरियल के अंदर की प्रॉपर्टी है भैया। दैट मेजर्स इट अपोजिशन टू फ्लो ऑफ चार्ज, यानी फ्लो ऑफ चार्ज को वो कितना रोकती है, वो अंदर की प्रॉपर्टी है रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन लेंथ एंड एरिया, किसी पे डिपेंड नहीं करती। फाइनली रेजिस्टिविटी का आपको मैंने यूनिट भी बता दिया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आप देख सकते हो, अगर मैं बात करूं इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी देखो कितनी हाई होती है, बट अगर मैं बात करूं कंडक्टर्स की, तो उनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। क्या ये टेबल याद करनी है, नहीं, ये टेबल पागल हो गया, टेबल याद करोगे क्या भाई, पागल पागल हो गए, इतनी सारी वैल्यू थोड़ी ना याद करनी होती है। तो डिफरेंस देख लेते हैं रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी में, फिर इनके क्वेश्चन करेंगे और फिर क्लास को हम एंड करेंगे, राइट। आ जाओ। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेफर्स टू द अपोजिशन दैट अ मटेरियल ऑफर्स टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये रुकावट है, और ये क्या है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी है। रेजिस्टिविटी इज अ इंटरसिनिक प्रॉपर्टी, ये एक एक्सट्रासिनिक प्रॉपर्टी है। ये क्या है, ये एक एक्सट्रासिनिक प्रॉपर्टी यानी बाहर की प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, ये डिपेंड नहीं करता। हाँ, ये एक चीज पे डिपेंड करता है, जो कि है टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जरूर डिपेंड करती है, राइट। इसका यूनिट ओम होता है, और इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर। क्लियर है बेटा। क्वेश्चंस पे बढ़े हम फटाफट से, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो फटाफट से सवालों पे आते हैं। और इस इन सवालों में ना अपना दिमाग थोड़ा खोल के रखना, क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे और बढ़िया सवाल होंगे, तो थोड़े से अपने दिमाग को एकदम हाई लेवल पे खोल के रखना है तुम्हें। ऐसा नहीं कि भैया दिमाग तो बंद है, क्या करे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, बताओ।
यस, हो गया सबका? हो गया सबका? अच्छा मुझे ये बताओ, वो तुमने देखा भी मतलब जैसे हमने अभी मैंने शायद बताया भी है, आपके शोहित भाई ने भी आपको बताया कि वो जेई नीट से रिलेटेड हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे, है ना। अभी शोहित भैया एक पॉडकास्ट पे भी गए थे, तो उस पे भी वो बात कर रहे थे, उससे जो जो पॉडकास्ट ले रहे थे वो कि जेई नीट का मार्केट कैसा है। तो मतलब मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ कि अ, आप लोगों के इससे रिलेटेड सवाल हैं क्या? आप चाहते हो कि हम इन चीज़ों के बारे में बात करें? क्या आप चाहते हो कि हम लोग इसके ऊपर आपको गाइड करें? क्या मतलब आप लोग क्या चाह रहे हो, थोड़ा सा पता चलेगा ना, तो फिर हम लोग भी वो क्लासेस के अंदर शायद बीच बीच में आपको उसकी स्ट्रैटेजी या कभी उसके बारे के किस्से जो हैं, जो हमारी कहानियां हैं, वो हम आपको बताएं। तो अगर आप ऐसा चाह रहे हो तो मुझे ज़रूर बताना, तो हम कुछ प्लान करें। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार भैया कोई ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे अपने हिसाब से, तो वो भी बताना, है ना। उस अकॉर्डिंग हम आगे की क्लासेस जितनी बची हुई हैं उसको प्लान करेंगे, है ना। चलो, which among the bar of an alloy of a mass 2 kg and a 3 kg iron bar same dimension has greater resistivity? देखो बेटा क्या है, एक अलॉय का बार है और एक आयरन का बार है। रेजिस्टिविटी की बात हो रही है, तो रेजिस्टिविटी एक्चुअली में ना बेटा डिपेंड ही नहीं करता कि लेंथ क्या है, एरिया क्या है, डिपेंड ही नहीं करता, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अलॉय क्या है? एक अलॉय है, वन बार ऑफ एन अलॉय, एक अलॉय है। अलॉय क्या होता है? एक मिक्सचर होता है ना, मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे। और एक आयरन है। तो इन दोनों में से क्या होगा? इन दोनों में से बेटर रेजिस्टिविटी किसकी होगी, ज्यादा किसकी होगी बताओ? ज्यादा रेजिस्टिविटी किसकी होगी? क्या लग रहा है? डी आंसर लिख रहे थे सब। अलॉय बार बिकॉज इट हैज डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। यस, देखो मास वगैरह पे डिपेंड नहीं करता, मास पे करता ही नहीं डिपेंड, नहीं बिल्कुल भी नहीं करता। ये डिपेंड किस पे करता है कि आपके मटेरियल के अंदर एटम्स किसके हैं, है ना। तो जो अलॉय होता है उसकी रेजिस्टिविटी वैसे हाइयर होती है आयरन के कंपैरिजन में। मेनली जितने भी मेटल्स हैं उन सबके कंपैरिजन में अलॉय की जो रेजिस्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। ये आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ोगे भी, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये आप मेटल नॉन मेटल में पढ़ भी लोगे, ठीक है। डी दिया था सबने। चलो, a resistance wire is stretched to as double its length, the new resistivity will have a magnitude। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी इतना लल्लू सवाल है बट बच्चे इसको गलत करते हैं। वायर को खींचा है बट बोला क्या है? न्यू रेजिस्टिविटी। अरे भाई रेजिस्टेंस की बात ही नहीं करी। रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ और एरिया, वो तो मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल तो सेम ही है, तो इसका आंसर आएगा सेम एज ओरिजिनल। यस। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं कि इमेजिन करो यहां पर रेजिस्टिविटी नहीं होता, रेजिस्टेंस होता, तो अब क्या तुम्हारा आंसर होता बताओ? अब बच्चे बोलेंगे भैया लेंथ को डबल कर दिया, अगर लेंथ बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है भैया क्या होगा ना कि अगर लेंथ डबल हो गई तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, तो भैया आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स। मूर्खो, मूर्खो, इतना मारूंगा ना देखो। देख, अगर किसी भी चीज को तू खींचेगा, स्ट्रेच कराए खींचेगा, तो मैंने माना लेंथ तो बढ़ गई, लेंथ तो 2L हो गई, बट एक बात मुझे बता, किसी को अगर चीज को तुम खींचते हो तो एरिया भी तो कम हुआ होगा। अरे लेंथ बढ़ी है, एरिया भी तो कम हुआ होगा। भैया कितना एरिया कम हुआ होगा? जितनी लेंथ बढ़ती है उतना ही एरिया कम होता है। अगर लेंथ डबल हो गई है तो एरिया आधा हो जाएगा, हाँ कि ना? भैया ये कैसे पता चलेगा? अरे किसी भी मटेरियल की वॉल्यूम सेम रहती है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। वो सेम रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। तो अगर तुमने लेंथ को डबल करा तो वॉल्यूम को सेम रखने के लिए तुम्हें एरिया को आधा करना पड़ेगा, एरिया को आधा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो यानी लेंथ तो हमने डबल कर दी है लेकिन एरिया ऑटोमेटिकली आधा हो गया है। तो अब हम न्यू रेजिस्टेंस निकालें तो वो आएगा रो, एल कितना है? 2L। एरिया कितना है? A/2। अब यहां पर गणित समझ लो क्योंकि तुम्हारी जो मैथ्स है वो बहुत स्ट्रांग है बेटा, तो ध्यान से देखना। जब ऐसे रेसिप्रोकल में नीचे होता है ना तो इसको उल्टा करके मल्टीप्लीकेशन में ले जाते हैं, यानी इसको उठाओ और उल्टा मल्टीप्लीकेशन में ले जाओ, ये आ जाएगा 2/A। तो फाइनली आ जाएगा 4 रो L/A, ठीक है।
पहले रेजिस्टेंस था रो एल बाई ए, अब कितना है 4 गुना हो गया, यानी आंसर आएगा 4 टाइम्स, आंसर आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस पूछा जाता तो आंसर होता बी, आंसर होता बी, राइट। ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको बहुत प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। A plastic insulation surrounds a wire having diameter d and length L as shown below. A decrease in a resistance of a wire would be produced by an increase in, क्या बोल रहा है, एक प्लास्टिक का इंसुलेशन है जिसका डायमीटर डी है और लेंथ एल है, ठीक है। अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस, हमें ना रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, तो हमें डायमीटर में कैसे चेंज करने होंगे, यानी हमें हमें हमारा जो मेन काम है, हमारा मेन काम क्या है कि हमें रेजिस्टेंस को कम करना है। तो हम क्या क्या कर सकते हैं बताओ, किस चीज को बढ़ाया जाए कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, किस चीज को बढ़ा के रेजिस्टेंस कम किया जा सकता है। तो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, डायामीटर ऑफ द वायर, क्योंकि डायामीटर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा। अरे डायामीटर क्या होता है, अरे एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, हाँ कि ना। तो अगर डायमीटर बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर डायमीटर बढ़ेगा तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, सबने आई होप आंसर यही दिया है, ये दिया है क्या सबने, बी। चलो बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। A voltmeter with a finite resistance is connected across a resistor. What happens, यानी आपको मैंने बताया होगा कि जो वोल्ट मीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है, अमीटर का कम होता है पर वोल्ट मीटर का बहुत हाई होता है। अब मान लो हम एक ऐसे वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर देते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, तो क्या होगा, तो होगा क्या इनमें से, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, बताओ क्या लगता है आपको इनमें से क्या होगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा बताओ, क्या लगता है, जल्दी बताएंगे, अरे जल्दी बता दो भाइयों बहनों, बहुत बढ़िया, वोल्ट मीटर की रीडिंग इनएक्यूरेट हो जाएगी। कितनी इनएक्यूरेट होगी, मैं बताता हूं, जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी ना बेटा वो डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब मेरा जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ना इनफाइनाइट नहीं है, कम हो गया है थोड़ा, तो अब मेरी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हमेशा याद रखना डिक्रीज होती है रीडिंग। चलो अच्छा एक क्वेश्चन मुझे तुमसे पूछना था, मान लो एक वायर है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है, लेंथ क्या है, लेंथ एल है, रेजिस्टेंस नहीं सॉरी रेडियस आर है, रेडियस क्या है, रेडियस आर है, ठीक है, और लेंथ एल है। अब अगर मैं उसके रेडियस को डबल कर दूं, मैंने क्या करा, मैंने उसके रेडियस को डबल कर दिया, लेंथ अभी भी एल ही है, लेंथ सेम ही है, तो मुझे बताओ पहले रेजिस्टेंस अगर आर था तो न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा, न्यू रेजिस्टेंस कितना आएगा बताओ, मैंने रेडियस को बेटा डबल करा है, याद रखना। बहुत बढ़िया, देखो फॉर्मूला क्या होता है, अगर तुम्हें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद हो, रो एल बाय ए, तो रेजिस्टिविटी सेम है, लेंथ सेम है, बट एरिया अलग है। एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, बट मैंने रेडियस को डबल कर दिया है, तो आर 2r का स्क्वायर होगा, देखना बेटा 2r का स्क्वायर होगा, तो यह आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पुराने एरिया से 4 गुना ज्यादा, 4 टाइम्स मोर, यानी यहां जो एरिया आएगा बेटा अब वो 4 गुना हो गया है, तो यह आ जाएगा रो एल बाय 4a, यानी 1/4 आ गया। तो जो न्यू रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, 1/4 ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस, राइट। हाँ मुझे पता था बच्चे हाफ लिखेंगे, बट याद रखना अगर रेडियस तुम डबल कर रहे हो ना तो भाई रेडियस को स्क्वायर करना पड़ेगा ना एरिया निकालने के लिए, तो इसलिए आंसर आएगा 1/4। मैं इसलिए ही तुम्हें ये चीज करवा रहा था, इसलिए ही क्वेश्चन करवा रहा था। एक क्वेश्चन ऐसे कर लो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वायर को खींच रहे थे, अब मान लो अगर मैं वायर को कंप्रेस कर दूं, दबा दूं, वायर को मैं क्या कर दूं, दबा दूं, और मैंने दबा के क्या करा, लेंथ को आधा कर दिया, मैंने लेंथ को आधा कर दिया, वायर को दबा के लेंथ को आधा कर दिया,
तो मुझे ये बताओ रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा? अगर भैया दबा रहे हो, अगर लेंथ कम हो रही है तो एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम सेम रहनी चाहिए। जितनी लेंथ कम होगी उतना एरिया बढ़ेगा, यानी एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स। अगर लेंथ आधी हुई है तो एरिया हो गया डबल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो रो एल बाय ए। तो यहां पर जो रेजिस्टिविटी है वो तो सेम ही है, लेंथ हो गई है एल बाय 2 और एरिया हो गया कितना, एरिया हो गया डबल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? इसको सॉल्व करने के लिए ये जो 2 है इसको नीचे लाके मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये हो जाएगा रो एल बाय 4a। यानी पुराने रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में 1/4 कितना हो जाएगा? 1/4। ठीक है, क्लियर है? डन। ये कैलकुलेशन देखो, मुझे पता है तुम इस कैलकुलेशन में फंसोगे, इनकी प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ये कैलकुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई यहां तक तो कोई भी कर लेता है, बट ये कैलकुलेशन बच्चों को आती नहीं है। भैया कैसे हुआ? अरे यार ऊपर रो एल बाय 2 था, नीचे 2a था, तो ये 2a, ये जो 2a नीचे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। यही तो है मैथ्स, यही तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना तुम इसमें फंस जाओगे। चलो कुछ होमवर्क क्वेश्चन में देता हुआ जा रहा हूं, ठीक है, अगले साल अगले साल के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन। पहला, the wire of length L is gradually stretched so that the length increases to 3L. If its original resistance is R, then new resistance will be। एक क्वेश्चन ये है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। What happens to the resistance when the length is doubled and diameter is half? अगर डायमीटर हाफ कर दिया जाए तो, ये एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, एक होमवर्क क्वेश्चन ये है ना। इसमें रेजिस्टिविटी गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना है। ये तो एकदम वो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है रो एल बाय ए। ठीक है, रो एल बाय ए का फॉर्मूला लगाना है। अब यहां से क्वेश्चंस को मैं कल डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये वैसे होमवर्क ही है, ट्राई करना, बट मैं कल ये डिस्कस करूंगा क्लास में। ये वाला क्वेश्चन मैं क्लास में कल डिस्कस करूंगा बेटा। ठीक है, और कोई तुम्हें होमवर्क देने है क्या? एक मिनट देख लेता हूं। एक ये कर लेना, ये तो बहुत ईजी है कि अगर स्ट्रेच करके लेंथ को डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस कितना बदलेगा। एक ये कर लेना। मैं क्लास में कल वो एक ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो कि मैंने आपको भी बताया, बाकी सारे इजी हैं जो कि हम कर चुके हैं, राइट। तो आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन दे दिए हैं, और इसी के साथ दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ द ईयर। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, याद रखना ये जो अगला साल है ये तुम्हारे लिए ना बहुत गुड लक लेके आएगा, बहुत अच्छी चीजें लेकर आएगा। बट मेरे एक चीज पे मानना है, और वो तुम भी अगर मान लो ना तो बहुत बेहतर है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि अब क्या होता है ना, जब एक न्यू ईयर आता है तो ना तुम्हें पता होगा कि वो जो एस्ट्रोलॉजी होती है उसमें लोग बोलने लगते हैं आपका साल ऐसा होगा, आप साल में ये करोगे, आपका साल अच्छा होगा बुरा होगा, हर कोई प्रिडिक्शंस करेगा। बट एक नॉर्मल सी ना चीज समझ लो, मैं मानता हूं कि ठीक है एस्ट्रोलॉजी ठीक होगी, प्रिडिक्शंस ठीक होंगी, मैं मान लेता हूं एक हद तक, लेकिन भगवान भी उन्हीं का साथ देता है जो कि खुद के अंदर विश्वास करता है और जो मेहनत करता है। अगर तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी, तुम्हारी किस्मत में अगले साल लिखा होगा ना कि तुम्हारा बहुत अच्छा होगा, लेकिन तुम फिर भी अगर मेहनत नहीं करते, मैं आज गारंटी से बोलता हूं कुछ अच्छा नहीं होगा। बिना मेहनत कुछ पॉसिबल नहीं है, नथिंग। ठीक है, ठीक है, राइट। तो अगला साल जो है ना उसमें बस एक चीज लिख के रख लो, कहीं पर लिख दो कहीं, क्या, कि दिस विल बी बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। लिख दो कहीं पर, ये मेरा ना बेस्ट वर्जन है। आज तक मुझे नहीं पता कि मैंने कितनी गलत चीजें करी हैं, बट ये मेरा बेस्ट वर्जन होगा। किस्मत अच्छी है बुरी है, चीजें अच्छी होंगी बुरी होंगी फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट अच्छा आता है बुरा आता है फर्क नहीं पड़ता, दिस विल बी योर बेस्ट वर्जन। अगर नंबर ना 60% या 70% भी रह जाए ना, तो ये सीना ठोक कर बोलना ये मेरा बेस्ट वर्जन है, मैंने अपना बेस्ट लगा दिया, बात खत्म। ठीक है ना, मार्क्स से क्या होता है, तुम क्या अपना बेस्ट लगा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वो मुझे चाहिए हर एक स्टूडेंट अगले साल 2026 में अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकाल के लाए। मैं भी करूंगा तुम्हारे साथ, है ना, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि वो मेरा बेस्ट वर्जन हो।
और मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भी बेस्ट वर्जन निकले। अपन दोनों मेहनत कर रहे हैं यार, मेहनती लोग हैं, ठीक है ना। मैं कुछ ऐसा नहीं हो गया कि यार प्रशांत भैया ये प्रशांत, नहीं नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं ना। मैं भी हारता हूं, मुझे भी चोट लगती है, मैं भी गिरता हूं चीजों में, है ना, मुझे भी डिफीट मिलता है, मुझे भी बुरा लगता है, ठीक है। बट ये चीज ठान लो कि अब अपना बेस्ट लगाना है, अपना बेस्ट वर्जन बाहर निकालना है, फिर जो रिजल्ट होगा देखा जाएगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बस यहां मेहनत करने आए और वो हम करेंगे। जब अगला साल खत्म हो रहा हो तो हमें इस बात का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मेहनत कर सकते थे और करी नहीं, बस वो रिग्रेट नहीं चाहिए। बाकी जो होगा देखा जाएगा, बाकी जो होगा देखा जाएगा, राइट। वादा रहा फिर, प्रॉमिस रही अपनी, दोनों की प्रॉमिस है, देख लो, दोनों की प्रॉमिस है, ठीक है, डन है, डन है। चलो तो दोनों की ये फाइनल प्रॉमिस रही हमारी, राइट। सो इसी के साथ आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। एंड द लास्ट ईयर, द लास्ट मतलब द लास्ट क्लास ऑफ द ईयर, लव यू ऑल, लव यू ऑल, आखिरी बार आखिरी बार, साल के लिए आखिरी बार, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट ईयर। कैसा लग रहा है ना अगले साल मिलेंगे, चलो बाय बाय, जाओ, टेक केयर, बाय बाय बाय, मिलते हैं अगले साल मिलते हैं, बाय।